नमस्कार, खासखबर.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिराज अग्रवाल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान में 4 मार्च को भाजपा के 2 बड़े नेताओं का शक्ति प्रदर्शन होने जा रहा है। एक तरफ जहां पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अब देव दर्शन यात्रा पर सालासर जा रही हैं और वो अपना जन्मदिन भी उसी दिन मना रही हैं। हालांकि जन्मदिन उनका 8 मार्च को आता है, लेकिन होली की वजह से उन्होंने अपना जन्मदिन 4 मार्च को मनाना तय किया है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की ओर से राज्य सरकार के खिलाफ विधानसभा पर एक बड़ा प्रदर्शन तय है। इसमें पेपर लीक मामले, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर के प्रदर्शन किया जाएगा। तो आज इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अर्चना शर्मा जी। नमस्कार। आज हम अर्चना शर्मा जी से इन सब मुद्दों पर बात करेंगे कि क्या ये 2 नेताओं का सिर्फ शक्ति प्रदर्शन है या इसके पीछे की राजनीति कुछ और है, और ये इसको किस रूप में लिया जाएगा। तो अर्चना जी, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि जो ये शक्ति प्रदर्शन 2 नेताओं का हो रहा है, इसको आप किस रूप में देखते हैं कि ये केवल शक्ति प्रदर्शन है या इसके पीछे की कुछ राजनीति और है। जो 4 मार्च आने वाले यानी जो राजस्थान की विधानसभा इलेक्शंस के लिए भी काफ़ी डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा। कारण ये है कि बीजेपी जो 2 धड़ में दिखती है, जो अभी तक हम सब लिखते आए हैं, वो यहाँ पर सामने जो है बीजेपी का फैक्शनिज्म सामने दिखने वाला है। और आज एक ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बन गया है कि कौन नेता किस खेमे में किस प्रोग्राम में अटेंड होगा। वसुंधरा जी के बर्थडे सेलिब्रेशन में जाएंगे कि यहाँ पर जो बीजेवाईएम का जो प्रदर्शन है उसमें जाएंगे। और ये दोनों ही खेमे ज़्यादा से ज़्यादा नेताओं को अपने खेमे में लाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इनका एक जो एम और ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि शक्ति प्रदर्शन करना, कौन खेमा किस पर भारी होकर आ रहा है। और मुझे लग रहा है कि वहाँ से सेंट्रल लीडरशिप भी सारी चीज़ें चुपचाप क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। कारण कि उनको भी अभी एक बिल्कुल चुप्पी साधी हुई है उन्होंने भी, क्योंकि राजस्थान में एक मकड़ जाल में लग रहा है पूरी पार्टी उलझी हुई है, किसको आगे प्रमोट करें, किसको आगे यानी अगर लीडर ऑफ अपोजिशन का देखें तो वहाँ पर वो वाला अभी खाली पड़ा हुआ है पद, काफ़ी दिन हो गए वो पद खाली है। सतीश पूनिया जी की बात करें, उनको एक्सटेंशन अभी मिलेगा नहीं मिलेगा ये भी एक यक्ष प्रश्न बना हुआ है। वसुंधरा राजे आगे उनका पार्टी में क्या फ्यूचर है ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो इन सारी अनसुलझी पहेलियों को लेकर जो मार्च 4 जो ये दिख रहा है, जो 2 बड़े फंक्शंस दोनों खेमों ने और अनाउंस किए हैं, तो वो एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होगा। और आगे आने वाले दिनों में हो सकता है पार्टी अपनी दिशा और दशा उन्हीं को देखकर निर्धारित करे। तो जो है अभी एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। तो मुझे लगता है 4 मार्च को हम लोग देखते हैं, जैसे कहते हैं जो रुझान आते हैं, रुझान आने शुरू होते हैं, तो वो रुझान तो यहाँ दिख नहीं रहा है, बस एक क्वेश्चन मार्क है कौन कहाँ जा रहा है। नेता दोनों आपस में गुत्थम गुत्थी, दोनों एक कोई बोल रहा है इस तरफ जाना है, कोई बोल रहा है उस तरफ जाना है। अगर हम लोग पोस्टर्स देखें तो पोस्टर्स में भी कुछ पोस्टर्स में तो वसुंधरा के अपने खेमों के लीडर्स की फोटोज है, लेकिन अगर कुछ में देखें तो उन्होंने कुछ उन्हीं के खेमे के लीडर्स ने पुनिया जी की भी फोटो भी लगा रखी है। तो मतलब लीडर्स भी अपने आप में कंफ्यूज हैं किस तरफ जाए। तो कहने को अभी कुछ भी क्लैरिटी नहीं है, ऐसा लग रहा है कि पूरी पार्टी लीडरशिप जो है अभी एक कंफ्यूजिंग स्टेट में चल रही है। अर्चना जी, जैसा कि आपने कहा कि सेंट्रल लीडरशिप इस पे पूरे पर नज़र रखे हुए, जाहिर है शक्ति प्रदर्शन के बाद इनकी रिपोर्ट भी जाएगी दोनों खेमों की, किस किस में ने कितना बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया है। तो क्या ये अब जैसा कि आपको लग रहा है, आपने देखा होगा कि अभी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और सबसे बड़ी बात है कि सीएम का चेहरा कौन होगा। हालांकि भाजपा ये स्पष्ट कर चुकी है कि अगला चुनाव मोदी जी के नाम पर ही लड़ा जाएगा, यहाँ बीजेपी का कोई चेहरा नहीं होगा। तो ये जो लड़ाई है शक्ति प्रदर्शन वाली, फिर इसके पीछे क्या कारण है कि जब एक बार स्पष्ट हो गया कि उसमें चेहरा कोई नया यहाँ नहीं होगा और मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा, तो ये फिर ऐसी शक्ति प्रदर्शन करने की लड़ाई की वजह क्या है? ये टॉप पार्टी लीडरशिप तो बोल चुकी है कि हम कोई सीएम फेस अनाउंस नहीं करेंगे और मोदी जी के चेहरे पे ही जो है इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। लेकिन जो चीज़ें बीच में जो सामने बिल्कुल एकदम सामने स्पष्ट होती दिख रही हैं वो ये है कि पार्टी की जो गाइडलाइंस है वो फॉलो नहीं हो पा रही हैं राजस्थान में। बहुत बार नड्डा जी आ गए, अमित शाह आ गए, मोदी जी आ गए, और एक चीज़ सबने स्पष्ट की है कि यानी एक कमल के चेहरा यानी कमल के उस पर ही पार्टी कंटेस्ट करेगी। और नड्डा जी ने तो अपने आप क्लियर आकर बोला कि
सब यूनाइटेड होकर आप असेंबली की इलेक्शंस की तैयारी करिए। और ये पिछले शायद 1 साल से यही चल रहा है कि टॉप लीडरशिप यहाँ पे डायरेक्शंस दिए जा रही है। लेकिन इतने सारे डायरेक्शंस मिलने के बाद भी वो जो पार्टी में जो एकजुटता दिखनी चाहिए वो कहीं पर भी दिख नहीं रही है। अगर आप जो इस शक्ति प्रदर्शन की बात कर रहे हैं तो वो बिल्कुल क्लियर है कि आज भी है ना, वसुंधरा जी की जो उनके फॉलोअर्स है वो बहुत बार ये बोल भी चुके हैं कि इनको आप सीएम फेस अनाउंस करो, सार्वजनिक रूप से भी कह चुके हैं, वो बात किसी से छुपी नहीं है। और जहाँ तक यहाँ पर बीजेपी एज एन ऑर्गेनाइजेशन दिख रहा है, भले ही वहाँ पर सीएम फेस की बात नहीं हो, लेकिन हाँ डेफिनेटली ये वाला खेमा भी अपने आप को उनसे ज़्यादा स्ट्रांग बताना चाह रहा है अपने आप को। तो ये एक बिल्कुल पावर टसल जिसको बोलते हैं वो है। और पावर टसल में कौन ज़्यादा स्ट्रांग आना चाह रहा है, यानी ये एक बिल्कुल लड़ाई है, आमने सामने फेस ऑफ है दोनों ग्रुप्स, और उसमें जो ज़्यादा प्रोमिनेंट होकर आएगा उनको ऐसा लग रहा है कि सेंट्रल लीडरशिप उसको तवज्जो देगी। ये अभी के जो हालत देखकर जो सामने समझ में आ रही है बात। जैसा आपने कहा कि ये दो नेताओं में पावर टसल है और बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने चाह रहे हैं, अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश है। तो इसमें जो कार्यकर्ता है, पार्टी का वर्कर है या पार्टी के कार्यकारिणी के लोग हैं या विधायक हैं, जो पार्टी का वर्कर है वो बड़ा दुविधा में है कि वो किधर जाए और किधर नहीं जाए। तो इससे आपको नहीं लगता है कि गुटबाजी जो और बढ़ेगी इसमें, बजाय एकजुटता होने के इस तरह के कार्यक्रमों से? जी बिल्कुल, जो मैं अभी ये बोलकर हटी हूँ कि यानी पिछले 1 साल से हम देखें कि दिल्ली से सारे लीडर्स आ रहे हैं और वो पार्टी को एकजुट रहने का संदेश देते जा रहे हैं, बड़े बड़े मंच से, बड़े बड़े प्रोग्राम से। सिर्फ उनका यही एक मुद्दा है, एक ही मोटो है, एक ही एम है कि पार्टी एकजुट होकर रहे। लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने एफर्ट्स में सक्सेसफुल होते नहीं दिख रहे हैं। अब दूसरी चीज़ जो बात कर रहे हैं, वाकई जो पार्टी का कार्यकर्ता है उसका जो कन्फ्यूजन है वो तो बिल्कुल सामने इसी से आ जाता है कि जैसे कुछ पोस्टर्स में वसुंधरा जी के साथ उन्होंने पूनिया जी का भी छोटा सा पोस्टर लगा दिया है कि वो डिप्लोमेटिक वे में दोनों तरफ से बैटिंग करना चाह रहे हैं कि ये वाला खेमा भी खुश रहे और ये वाला खेमा भी खुश रहे। तो कुछ पार्टी वर्कर से आप बात करिए तो कल कुछ बता रहे, बहुत असमंजस की स्थिति है उनकी, उनको ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम कहाँ जाएं। वो कल बोल रहे थे कि बोले हम लोग तो बड़े बड़े मुद्दों पे बात करना चाह रहे थे विधानसभा में भी, लेकिन बोले लोग आकर हमसे ये पूछा आप किस तरफ जा रहे हो, आप उधर जा रहे हो कि इधर जा रहे हो। तो बोले हमको ही नहीं समझ में आ रहा है, बोले हम लोग अपने अपने कंस्टिट्यूएंसी में तो बहुत खुश हैं, लेकिन बोले यहाँ पर जयपुर में आकर हम लोगों की स्थिति बड़ी भयानक हो जाती है, हमको समझ ही नहीं आता है हम किस खेमे से किस तरह से बात करें, कहीं कुछ गलत ना बोल दें जिससे कि हमारा इस खेमे से कोई रुष्ट हो जाए, उस खेमे से कोई रुष्ट हो जाए। हमको तो बोले क्लियर कट अपना काम करते चलना है। तो पार्टी की अंदरूनी वर्कर्स की हालत बहुत कंफ्यूजिंग है अभी। यहाँ एक बड़ा सवाल ये और खड़ा होता है, जैसे आपने कहा कि कार्यकर्ता कंफ्यूज है, नेता अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इस स्थिति में पार्टी का जो हाईकमान है, जो केंद्रीय नेतृत्व, वो क्या कर रहा है? ये सब चीज़ें तो केंद्रीय नेतृत्व की जानकारी में भी होंगी, उनकी नज़र भी है कि इस तरह से शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, या वो दोनों इन दोनों को एक मंच पर ला करके इनके मतभेद जो है उसको दूर करने के प्रयास क्यों नहीं कर रहा है, या केंद्रीय नेतृत्व की ही ये पॉलिटिक्स है कि यहाँ के जो बड़े लीडर्स हैं उनको आपस में लड़ा के रखा जाए? आपको क्या लगता है इसमें? दो चीज़ें हैं, एक तो अंग्रेजी में एक फ्रेज है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, कि दो खेमे हैं आपस में लड़ रहे हैं, जो सामने विनर आएगा मुझे लगता है वही जो जीता वही सिकंदर वाली बात है। तो वो वेट एंड वॉच की या तो पॉलिसी अडॉप्ट करके चल रहे हैं। कर्नाटका इलेक्शंस है, कर्नाटका इलेक्शंस के बाद जहाँ तक लगता है उनका फोकस राजस्थान की तरफ होगा। तब तक जो जैसा चल रहा है वो स्टेटस क्यू है वैसा का वैसा चलने दो, और जो भी एक धड़ सामने आएगा फ्रंट फुट पे खेलते हुए वही लीडर कहलाएगा। तो जहाँ तक लग रहा है पार्टी वर्कर्स भी इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए ये 2-4 मार्च को इतने बड़े, एक ने प्रोटेस्ट रख दिया, एक ने अपना बर्थडे सेलिब्रेशन रख दिया है। तो केंद्र लीडरशिप का तो अभी यही लग रहा है वेट एंड वॉच करके, अभी बस देखो कौन कहाँ क्या कर रहा है, और रिपोर्ट जाएगी उसके बाद। जहाँ तक सुनने में यही आ रहा है कि मई के बाद देखिए वहाँ पे सेंट्रल लीडरशिप भी शायद हो सकता है यहाँ पर टेक ओवर कर ले, और उन्हीं के डिसीजन से आगे का असेंबली इलेक्शन तक का जो है टेन्योर उन्हीं के अंडर चलेगा। जैसा कि अब अभी बीच में हमने देखा, आप भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कि नड्डा जी को अभी 1 साल का एक्सटेंशन दिया है और 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तो उस दृष्टि से राजस्थान चूँकि बड़ा स्टेट है, यहाँ 25 MP हैं, 200 विधानसभा सीटें, तो बीजेपी के लिए राजस्थान बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस महत्वपूर्ण स्टेट में, और जबकि यहाँ पर चुनाव होने वाले भी हैं, तो बीजेपी क्यों इस तरह की गतिविधियों को वहाँ पर जो है बढ़ावा दे रही है कि उससे इसको बीजेपी को बजाय फ़ायदा होने के नुकसान ही होने के चांसेस ज़्यादा हैं, कि अगर सेंट्रल आपसी गुटबाजी हुई तो उसमें नुकसान ज़्यादा ही हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कि ये बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व ऐसी चीज़ों को क्यों बढ़ावा दे रहा है?
जैसा कि बोला ना, ये एक वही है कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की है। वाकई दो तीन क्या, यहाँ राजस्थान में तो ऐसा कहते हैं 14-15 सीएम कैंडिडेट्स अपने आप को अनाउंस कर रहे हैं। लेकिन हाँ, उसमें से जो है 5-6 नाम काफ़ी प्रमुख रूप से थोड़े थोड़े टाइम में सर्कुलेट होते रहते हैं। तो इसको ये कह सकते हैं कि भाई आपस में अब इनमें से जो सबसे स्ट्रांग होकर सामने आएगा, जो मुझे लगता है वो डेफिनेटली प्रमोट होकर आगे हो जाएगा। यानी जो एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर जो कहते हैं, तो ये अपनी तरफ से एक पॉलिटिकल वॉर है, पॉलिटिकल टसल है, और हर कोई अपने अपनी तरह की अपने अपने लेवल की लड़ाई लड़ रहा है। अब आगे ये देखना है कि कौन उस लेवल पे, किस लेवल पे जाकर कितना विजयी होता है, और जो जितना सामने स्ट्रांग होकर आएगा, मुझे लगता है ताज उसी के सिर पे जाएगा। जैसे बीजेपी की पहले एक गाइडलाइन और आई थी, जो 70 साल से ऊपर है या 75 साल से ऊपर के जो लोग हो गए हैं उनको केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल में डाला जाएगा, यानी उनको सक्रिय राजनीति से दूर करके और वहाँ पर नए चेहरों को आगे लाया जाएगा। इस कड़ी में हम देखें, अभी गुलाब चंद कटारिया जी को राज्यपाल बनाया गया असम का, तो इसमें और भी इस पर्दी में आने वाले और कई लीडर्स यहाँ राजस्थान में हैं। तो विधानसभा चुनाव को देखते हुए क्या आपको लगता है कि संगठनात्मक फेरबदल अभी होंगे और उसमें कुछ और लोगों को जो है सक्रिय राजनीति से अलग किया जाएगा? लग तो ये रहा है कि हाँ, डेफिनेटली कुछ चेंजेस होंगे आने वाले टाइम में। लेकिन जो अभी जो हम पूरी पार्टी को बिखरा हुआ देख रहे हैं, दूसरी तरफ ये भी लग रहा है कि अगर किसी एक को छेड़ा तो पूरी पार्टी छिड़ जाएगी। तो शायद इसीलिए ऐसा लग रहा है कि सब मूक दर्शक होकर ऊपर टॉप लीडरशिप भी अभी सब चीज़ें देख रही है, और आगे जैसे जैसे पिक्चर क्लियर होता जाएगा उसके लेवल पे ही कोई डिसीजन लिया जाएगा। क्योंकि बहुत सारे गुट हैं और हर गुट के नेता अपने नेता को सीएम फेस अनाउंस करवाना चाह रहे हैं। कौन कहां पर जाकर किस कैंडिडेट का कैसे टिकट काटेगा, ये एक सामने अभी ये भी एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है। तो इसीलिए ऐसी सिचुएशन में अभी यही है कि पार्टी भी बिल्कुल निशब्द होकर अभी सब देख रही है। और जो 70 के ऊपर की बात है, डेफिनेटली ये वाली चीज़ आई थी, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि पार्टी के जो सीनियर लीडर्स थे काफ़ी खुश थे। तो इसीलिए उसके बाद में टॉप पार्टी लीडरशिप ने भी इस एज पे कुछ भी रिमार्क नहीं दिया है। वो आई गई बात हो गई। उसके बाद आई थिंक गुजरात में भी कुछ लीडर्स को टिकट दिए गए हैं, और आगे देखते हैं कर्नाटका में क्या होता है। तो इसीलिए ऐसा बोल नहीं सकते कि वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिजिड पॉलिसी है। अगर उस लाइन में देखें तो अभी शायद वसुंधरा जी भी 70 के और टच करने जा रही हैं। तो मतलब इसलिए अभी यानी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली पार्टी उसको एंडोर्स नहीं कर रही है। खुद की अनाउंसमेंट थी, लेकिन चूंकि काफ़ी हल्ला हुआ इसलिए अभी सब शांत हो गए हैं। जैसे अभी आपने गाइडलाइन की बात की, और गाइडलाइन पार्टी की हमेशा आती है, लेकिन हमने देखा ये टिकट बंटवारे के टाइम पे तमाम गाइडलाइन बनती हैं और वैसे बहुत गाइडलाइन बनती है, लेकिन जब चुनाव टिकट वितरण का समय आता है चुनाव के टाइम पे, तो उनका एक ही फॉर्मूला रह जाता है, वो रहता है जिताऊ। जिताऊ जो भी है, किसी पार्टी से आया, किसी में चाहे गाइडलाइन में आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसको टिकट बीजेपी दे देती है। तो ये आमतौर पर सभी पार्टियों में होता है। तो क्या इस बार भी ऐसा लग रहा है कि ये गाइडलाइन केवल दिखावे की है और फिर लास्ट मोमेंट में बीजेपी को यही डिसीजन करना पड़ेगा कि जो जीत रहा है उसको टिकट दे दो? सर, अभी वही बात है कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर जो बात है ना, ये पॉलिटिकल वॉर है, और जो जीतेगा उसी को ताज मिलेगा। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि बहुत बार होता है कि हर दोनों पार्टीज अनाउंस करती है कोई पैराशूट कैंडिडेट नहीं होगा, ग्रास रूट लीडर उठाया जाएगा, उसी को टिकट मिलेगा। लेकिन फिर खुद ही वो अपने आप ही वो करती है, अपने आप यू टर्न लेती हैं। कई कितनी बार मिलता है, नए कैंडिडेट्स आ जाते हैं बाहर से, उनको टिकट्स मिल जाता है। क्योंकि अंत में तो सबका मुद्दा यानी सबका एम तो एक ही है ना किसी तरह से उनको जीतना है, सीट वो छोड़ नहीं सकते हैं अपनी। तो इसीलिए वो गाइडलाइंस तो मुझे लगता है दे आर मेंट टू बी फ्लाउटेड आ रही हैं। उसके बाद में नेक्स्ट उसको यू टर्न ले लो, उसके बाद ठीक है, यानी एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे यहाँ पर बाईपोल्स के टाइम पर एक एक्सपेरिमेंट ये था कि जो नेताओं की जो दिवंगत नेता है उनके बच्चों को टिकट्स नहीं मिलेंगे, और वो वाली बाईपोल में इन्होंने किया वो वाला एक्सपीरियंस, और वो बहुत हर्ट किया इनको ही, वो बाउंस बैक कर गया। तो फिर वो वाली टीम में इन्होंने अपने आप यू टर्न लेना पड़ा इनको। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप बोल रहे हैं कि वाकई हम हर इलेक्शन में देखते हैं कि कुछ गाइडलाइंस आती है, अपने आप ये नेता उसको फ्लाउट करते हैं, क्योंकि अंत में सिर्फ जीत ही रहती है जो एक ओनली ऑब्जेक्टिव रहता है। तो ये थी वरिष्ठ पत्रकार अर्चना शर्मा जी। हम चर्चा कर रहे थे भाजपा की गुटबाजी को लेकर के और दो बड़े शक्ति प्रदर्शन को लेकर के जो अभी 4 मार्च को होने वाले हैं। ऐसे ही और ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा के लिए हम विशेषज्ञों के साथ आते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए खासखबर.com। खबरों की अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें हमारी वेबसाइट www.खासखबर.com और हमारा मोबाइल ऐप अभी डाउनलोड करें। नमस्कार।